3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया राष्ट्रपति का भव्य स्वागत। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। 24 जनवरी को मध्य क्षेत्रीय बैठक की तैयारियों की सीएम धामी ने की समीक्षा। मुख्यमंत्रियों ने अधिकारियों को दिए नवाचार परक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश। अल्मोड़ा के क्वार में वैकल्पिक सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप। कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने बिना टेंडर के ठेकेदार को करोड़ों का काम देने का आरोप लगाया। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में नशे में हंगामा करते हुए युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऑपरेशन लगाम के तहत पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। हम माफी मांगते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां उत्तराखंड में एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चली है। आपको बता दें कि इस दौरान कई आईएएस और पीसीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। कई जिलों के डीएम भी इस दौरान बदले गए, जहां सोनिका सिंह का भी तबादला हुआ और अब उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए यूसीएडीए की जिम्मेदारी उनसे वापस ले ली है। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद ये जिम्मेदारी वापस ली गई है। आशीष कुमार को अब यूसीएडी की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं 33 आईएएस के भी तबादले हुए हैं। धीराज गर्ब्याल का भी तबादला करते हुए पर्यटन सचिव उनको बना दिया गया, जहां आईएएस सचिन कुर्वे को पर्यटन सचिव से हटा दिया गया। आईएएस दिलीप जावलकर को सचिव जलगाम बनाया गया है, तो वहीं आईएएस चंद्रेश कुमार यादव को आयुक्त खाद्य बनाया गया। साथ ही आपको बता दें कि आईएएस डॉक्टर नीरज खैरवाल का नाम भी सामने आया है, जिनको अब सचिव समाज कल्याण हटाया गया है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें कि एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चली है। कई आईएएस अफसर और पीसीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए, जिसमें कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं। ये सूची भी आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं। ये वो सूची है जिसमें कई अफसरों के नाम जिनके तबादले किए गए हैं। माना यह भी जा रहा है कि आगे और भी तबादला हो सकता है कई अफसरों का, क्योंकि राज्य सरकार इस वक्त पूरी तरह से एक्शन मोड में है। किसी भी तरह की कोई लापरवाही या किसी भी तरह की कोई चूक अगर होती है अफसरों से, तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस चीज का संदेश पहले ही सीएम पुष्कर सिंह धामी दे चुके हैं और अब ऐसे में उत्तराखंड में 33 तबादला एक्सप्रेस यानी कि कई आईएएस पीसीएस अफसरों के तबादले करने के बाद सीधा स्पष्ट मैसेज दिया गया है। कई जिलों के डीएम भी इस दौरान बदल दिए गए। सोनिका सिंह से अब यूसीएडीए की जिम्मेदारी वापस ले ली है। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद ये जिम्मेदारी वापस ली गई, जहां आशीष कुमार को यूसीएडीए की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही 33 आईएएस और पीसीएस के तबादले हुए हैं, जिसमें कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें धीराज गर्ब्याल को पर्यटन सचिव यहां पर बनाया गया। सचिन कुर्वे को पर्यटन सचिव हटा दिया गया। आईएएस दिलीप जावलकर को सचिव जलगाम बनाया है। शुभांगी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। शुभांगी, देखिए एक बहुत बड़ा तबादला एक्सप्रेस उत्तराखंड में देखने को मिला। ये क्या मैसेज देने की कोशिश राज्य सरकार की तरफ से? बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में तबादले जो है रातों रात कर दिए गए हैं। इसमें 31 आईएएस हैं, एक आईएफएस है और एक सचिवालय सेवा के अधिकारियों को के विभाग में जो है फेरबदल किया गया है। इसमें कई सारे जिलाधिकारियों को हटाकर उनकी जगह पर दूसरे को जगह दी गई है। इसी तरीके से अन्य सचिवों की जगह दूसरे सचिवों को लाया गया है। इसमें अगर हम देखें तो देखिए धीरज गर्ब्याल को पर्यटन सचिव बना दिया गया है। इससे पहले जो है सचिन कुर्वे पर्यटन सचिव हुआ करते थे। और इसके साथ साथ अभी जो हाल ही में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसमें सोनिका सिंह जो है यूकाडा की जिम्मेदारी थी उनके पास, लेकिन उसके तुरंत बाद अब उनसे ये जिम्मेदारी जो है वो वापस ले ली गई है और अब आशीष कुमार को यूकाडा की जिम्मेदारी दे दी गई है। इसी तरीके से बड़े स्तर पर ये तबादले हुए हैं और कहीं ना कहीं संदेश भी दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए अलग अलग विभाग में फेरबदल करके संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि फेरबदल करने से ये बात होती है कि आप कई सालों से एक जगह पर आप जो है तैनाती आपकी होती है और कई जगहों पर इस तरीके की शिकायतें भी मिलती है। कई जगहों पर विभागों में आप उस जिम्मेदारी को उस तरीके से संभाल नहीं पाते हैं। ऐसे में बड़े स्तर पर फेरबदल जो है वो हुआ है, चाहे वो पर्यटन की हम बात करें, चाहे हम सचिवालय में तैनात कर्मचारियों की बात करें, चाहे हम पीसीएस अधिकारियों की बात करें, बड़े स्तर पर ये हुआ है और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। बिल्कुल शुभांगी, और देखिए ये भी एक मैसेज स्पष्ट हो इस तबादला एक्सप्रेस से हो चुका है कि चाहे अफसर कितना भी बड़ा ही क्यों ना हो, कोई भी अगर गलती लापरवाही होती है तो बख्शा किसी को नहीं जाएगा। क्या ये मानकर चला जाए कि आगे और भी उत्तराखंड में इसी तरह के तबादला एक्सप्रेस यानी कि फेरबदल होता हुआ नजर आएगा?
बिल्कुल, देखिए समय समय पर ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। कई बार जो है इस तरीके के तबादले देखने को मिलते हैं और इस बार भी जो ये तबादले हुए हैं ये बड़े स्तर पर हुए हैं, क्योंकि इसमें जो बड़े बड़े अधिकारी थे, चाहे वो हम यूकाडा की बात करें, चाहे हम अन्य बड़े विभागों की बात करें, सभी में फेरबदल किया गया है। कई ऐसे जिलाधिकारी थे, जैसे पौड़ी में जो जिलाधिकारी थे उनको हटाकर अब लाए गए हैं। उत्तरकाशी में आईएएस थे मेहरबान सिंह बिष्ट, उनकी जगह अब दूसरे व्यक्ति को लाया गया है। इसी तरीके से प्रशांत आर्य को जिलाधिकारी उत्तरकाशी बना दिया गया है, दीप्ति सिंह को महानिदेशक शिक्षा बना दिया गया है। तो जो बड़े बड़े अधिकारी थे सभी के जो दायित्व थे उसमें फेरबदल हुआ है और आने वाले समय में भी इस तरीके की सूची जो है देखने को मिल सकती है। ठीक है शुभांगी, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच अगली बड़ी खबर, जहां रिकड़ी खाल करंट हादसे पर सीएम धामी अब सख्त हुए हैं। आपको बता दें कि विधायक दिलीप रावत की शिकायत का संज्ञान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया। हादसे में संविदा लाइनमैन की मौत हो गई थी, जिसके बाद यह पूरा मामला गंभीर हो गया। संबंधित अवर अभियंता उपखंड अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए। अधिशासी अभियंता को भी सस्पेंड किया गया। यूपीसीएल के अधिकारियों से इस दौरान स्पष्टीकरण मांगा गया। वहीं कर्मियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता, सीएम धामी ने कहा। साथ ही विधायक दिलीप रावत ने आभार व्यक्त किया है कि उनकी इस मांग को लेकर संज्ञान लिया गया। सीएम धामी की तरफ से कड़ी कार्रवाई के लिए सीएम धामी का आभार विधायक दिलीप रावत की तरफ से जताया गया है। मेरे क्षेत्र में जो एक विद्युत कर्मी की करंट लगने से मृत्यु हो गई थी, जो कि विभाग की बहुत घोर लापरवाही थी और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कठोर कार्रवाई की है और ये संदेश दिया है कि लापरवाह कर्मचारी बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 24 जून को वाराणसी में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने इकोलॉजी और इकोनॉमी के समन्वय से नवाचार पूर्ण प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और मानसिक विकास पर विशेष फोकस किया है और संबंधित विभागों को समन्वय से कार्य करने को कहा गया। वहीं सरकार के द्वारा नदियों को बचाने के लिए स्पर्श गंगा अभियान सहित कई तरह की योजनाएं इस वक्त संचालित की जा रही हैं, लेकिन इन योजनाओं का धरातल पर क्या हाल है, इसे भी जरा जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ जिले के थल में बहने वाली रामगंगा नदी इन सभी योजनाओं की पोल खोल रही है। नदी में होटल, सीवरों का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी न सिर्फ काफी ज्यादा दूषित हो रही है बल्कि लोगों के लिए कई तरह की बड़ी परेशानियां खड़ी कर रही है। देखा कि जिस प्रकार से रास्तों में गंदगी है और जो घाट की स्थिति है वो बहुत दयनीय है। जबकि यहाँ लगते हुए हम बात करें बिरनाक ब्लॉक और डीडीहाट ब्लॉक, कलानी चीना ब्लॉक के सभी लोग अंतिम यात्रा में यहाँ पर आते हैं, सबका अंतिम संस्कार यहाँ होता है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ इस घाट की अनदेखी कर रखी है, जबकि हमारे दो विधायक दो अपने जिला पंचायत सदस्य इसी क्षेत्र से हैं, फिर भी इस प्रकार की अनदेखी करना कहीं न कहीं उन लोगों में कुठाराघात है जो अपने स्वजनों को अंतिम संस्कार के लिए यहाँ इस घाट में लाते हैं। तो इस पर सरकार ने काम करना चाहिए और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर काम करके इस घाट की स्थिति को जरूर सुधारेंगे। वहीं अगले महीने से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की तैयारी लगातार जारी है और इसी सिलसिले में अब गढ़वाल कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की। मेला कंट्रोल भवन में आयोजित इस मीटिंग में प्रशासन और पुलिस के सभी बड़े आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं गढ़वाल कमिश्नर ने इसे लेकर बताया है कि पेयजल, शौचालय, यातायात और स्वास्थ्य को लेकर विभागों की तैयारी की जा रही है। जो शासन से बजट आवंटित होना है उसे भी जल्द जारी कर दिया जाएगा, जिससे कांवड़ मेले के काम में किसी भी तरह की कोई रुकावट न आने पाए। सभी विभाग को ये जानकारी है कि उन्हें क्या काम करना है। अधिकांश में टेंडर भी हो चुके हैं। आने वाले 2 दिन में सारे काम शुरू हो जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कांवड़ यात्रा अच्छे ढंग से संपन्न हो। कितना कांवड़िया? देखिए, इसका कोई हम प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन जो ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं और जो हमने 4 धाम यात्रा में अभी तक देखा कि 46 दिन के अंदर ही लगभग 32 करोड़ के आसपास 32 लाख के लोग आसपास आ चुके हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले वर्ष जितने लोग आए थे उससे कहीं ज़्यादा लोग इस बार कांवड़ मेले में आएंगे। तैयारी की अगर बात करें, क्या क्या तैयारियाँ? देखिए, तैयारियां मुख्य रूप से होती हैं हमारी लाइटिंग की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, टॉयलेट्स की और पार्किंग में सारी मूलभूत सुविधाएं, घाटों की मरम्मत, चेन उनमें जो लगती हैं सुरक्षा की, और हमारे
जो NDRF, SDRF उसको भी अलर्ट मोड पे रखना। वहीं हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में आर्यन होटल के पास नशे में धुत 5 युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। शराब के नशे में चिल्ला कर गाली गलौज कर रहे थे और युवक आपस में भी भिड़ गए। युवकों को उत्पात का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने ऑपरेशन लगाम के तहत सभी युवकों की गिरफ्तारी कर ली है। ऑपरेशन लगाम, जैसे कि आपको विदित है कि हमारे पूरे हरिद्वार, पूरे उत्तराखंड में, हमारे गढ़वाल रेंज में IG महोदय द्वारा ऑपरेशन लगाम हमारे तीर्थ स्थलों की गरिमा को, उनकी मर्यादा को बनाए रखने के लिए लागू किया गया। जो तीर्थ यात्री यहाँ के मारपीट कर रहे हैं, कोई हुक्का पीता है, कोई शराब पीता है, उनके विरुद्ध जो है पुलिस प्रभावी कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में आज श्यामपुर क्षेत्र में भी एक मारपीट की घटना हुई है, उसमें भी दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। लापरवाही, इसमें अपील भी की जा रही है, बार बार आप लोगों के माध्यम से भी अपील की गई है और अब जो है फ्लेक्सी बोर्ड लगा दिया गया है कि गंगा किनारे गहरे स्थानों पर नहाने न जाएं, सेल्फी बनाने के लिए नदियों में, नहरों में न उतरें। लेकिन उसके बावजूद जो घटनाएं हो रही हैं, इन पर भी जो है पुलिस जो है गश्त बढ़ाकर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। अब बात अगली खबर की, जो कि गदरपुर से है, जहां स्वास्थ्य केंद्र ने 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। स्वास्थ्य सेल के काउंसलर कमलेश मिश्रा ने लोगों को सिकल सेल बीमारी के लक्षण, इलाज और बचाव के बारे में जानकारी दी है। अगर आपकी जांच में सिकल सेल अगर माइनर है, सिकल सेल के बारे में हम लोग बता रहे हैं। जैसा कि हमारा हर साल क्या होता है, हर साल 19 जून को हम लोग ये सिकल सेल डे मनाते हैं। इस दिन क्या होता है कि थोड़ा सा सबको काउंसलिंग का पार्ट रहता है, ताकि सब लोग सिकल सेल के बारे में जानें कि सिकल सेल क्या है और इसकी रोकथाम को कैसे करनी है। आज की डेट में क्या किसी को पता ही नहीं कि सिकल सेल है क्या, और ये बीमारी है कि पर डे बढ़ रही है। इसी के संबंध में हम लोग यहाँ पर आए पड़े हैं सिकल सेल के चेकअप के लिए और काउंसलिंग के लिए। मेन है कि सिकल सेल एक मानिए एक होता है कि एक सिकल सेल का मतलब सी टाइप का हमारा RBC सेल बन जाती है, तो हमारा जो भी ब्लड वेसल है उसमें वो चिपक जाती हैं, तो उसके तो आगे जहाँ चिपक जाएगी वो गुच्छा बना लेगा, पीछे से ब्लड का RBC का फ्लो नहीं होता है। तो क्या होता है, जहाँ भी वो गुच्छा बनेगा वहाँ पर हमारा बॉडी पार्ट में दर्द होना चालू हो जाएगा, और दर्द इतना तेज़ होता है कि बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। साथ में इसका बुखार भी होता है, और इसके कारण बच्चों में खून की कमी भी हो जाती है, जिसके कारण बच्चों में एनीमिया भी हो जाता है और आगे चल के उनको खून चढ़ाने की नौबत पड़ जाती है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंची, जहां उत्तराखंड आगमन पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया और अभिनंदन किया। इस बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने भी सीएम का स्वागत किया। राष्ट्रपति 3 दिवसीय दौरे के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत कर रही हैं। आज शाम देहरादून में राष्ट्रपति आशियाना में विश्राम करेंगी, जहां कल द्रौपदी मुर्मू अपने जन्मदिन के खास अवसर पर राष्ट्रपति आशियाना में जन्मदिन की शुभकामनाएं लेंगी। वहीं देहरादून के राजपुर रोड पर शिव मंदिर में दर्शन के साथ ही नैनीताल के 125 साल पूरे होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू टिकट का विमोचन भी करेंगी। अगली बड़ी खबर देहरादून से, जहां प्रशासन ने घोषित किया साइलेंट जोन। बड़ी खबर, जहां राष्ट्रपति के निवास स्थान के पास साइलेंट जोन घोषित किया गया। 19 से 21 जून तक साइलेंट जोन घोषित किया गया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। ये आदेश की कॉपी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां साइलेंट जोन यहां पर घोषित कर दिया गया 19 से 21 जून तक के बीच में। साथ ही आपको बता दें, किसी भी तरह की कोई गतिविधि इस दौरान देखने को नहीं मिलेगी, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निवास करेंगी। तो बड़ी खबर, प्रशासन ने घोषित किया है साइलेंट जोन। अब खबर विकासनगर से है, जहां देहरादून एसएसपी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड दौरे को लेकर जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारी को सघन चेकिंग अभियान चलाने के आदेश दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के देहरादून दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद दिखाई दे रहा है। देहरादून के चप्पर पर पुलिस तैनात है, तो वहीं पचवादून की अगर हम बात करें तो पचवादून के विकास नगर स्थित खरबरपुर चौराहे पर अभी हम खड़े हैं,
जहाँ पर कि आप देख सकते हैं किसी भी बाहर से आने या पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले बाहरी वाहनों को देहरादून की ओर नहीं जाने दिया जा रहा है, जिसको लेकर के यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर यहाँ पर रोककर और शिमला बाईपास से होते हुए देहरादून की ओर भेजा जा रहा है। अगर हम बात करें हरड़पुर की, तो हरड़पुर में भी पुलिस काफी मुस्तैद दिखाई दे रही है। पुलिस की उस मुस्तैदी को लेकर लोगों में संशय है कि जो ये भारी वाहन है ये देहरादून की ओर नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे में जो है जो रास्ते में पड़ने वाले जो गांव है वहां पर जाने वाले लोगों को जो है छोटे वाहनों का ही सहारा लेना पड़ रहा है। मैं कैमरामैन राजू के साथ परविंदा टोली, हिंदी खबर, हरड़पुर। वही बात अगली खबर की करेंगे, जहां नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं वन विभाग की कार्य प्रणाली पर। तो बड़ी खबर, झाझरा में पौधारोपण अभियान को लेकर सवाल उठाए गए। वहीं आपको बता दें कि मियावकी पद्धति से पौधे लगाए। यशपाल आर्य ने कहा 100 रुपए पर पौधे की दर से 18.33 लाख खर्च बताया गया है। 2020 में ऐसे ही प्रोजेक्ट में कम थी दर। तो आपको बता दें कि 10 रुपए पर पौधे की दर यहां पर बताई गई है यशपाल आर्य की तरफ से। पौधारोपण का खर्च 10 गुना अधिक कैसे हुआ ये भी पूछा गया। तो वन विभाग में पारदर्शिता, जवाबदेही की कमी का जिक्र लगातार यशपाल आर्य कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पौधारोपण का काम भी भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। हरिद्वार में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने 7 जिलों में चयनित की गई 2258 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। यह आयोजन ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय के सभागार में किया गया। कार्यक्रम में 6 जिलों से अधिकारी और नवनियुक्त महिलाएं ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश में पहली बार आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं की भर्ती ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई है और इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ 3 महीने के समय में पूरा कर लिया गया। जो नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की हों अथवा सहायिकाओं की हों, लगभग 2500 से अधिक नियुक्तियां आज वितरित की गई हैं। आज पिथौरागढ़ में की गई हैं, वहाँ सम्मानित विधायक जी हैं। आज बागेश्वर में की गई, वहाँ पे भी विधायक जी हैं। कहीं पे नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने चमोली की भी की है और इसके साथ ही पिथौरागढ़ की भी हुई है और मैं समझती हूँ चंपावत की भी हुई है। ऐसे 6 जनपदों की और हरिद्वार मिला के 7 जनपदों की जो है लगभग 2500 से अधिक नियुक्ति वितरण का कार्यक्रम हुआ है। सभी जगह जनप्रतिनिधि मौजूद रहे हैं, वर्चुअली जुड़े हुए हैं। मैं समझती हूँ कि आंगनबाड़ी जो हमारी कार्यकर्ती हैं अथवा हमारी सहायिकाएं हैं वो नवनियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए निश्चित रूप से ऊर्जा से भरी हुई हैं। विभाग में अपनी सेवाएं देंगी, विभाग की योजनाओं को गर्भवती महिला और बच्चों तक पहुंचाने का काम करेंगे, विभाग को मजबूत करने का काम करेंगे। निश्चित रूप से 2047 में विकसित भारत के साथ में विकसित उत्तराखंड होना आवश्यक है। वही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भारतीय महिला फ्लोर बॉल टीम की मैनेजर सरस्वती भंडारी और कप्तान संगीता राठी को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। 18 से 25 अप्रैल 2025 को आयोजित महिला फ्लोर बॉल चैंपियनशिप में दोनों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। संगीता राठी ने भारत के लिए पहला गोल कर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब जीता, जबकि सरस्वती भंडारी ने 2018 में एशिया ओशिनिया परिसंघ में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरस्कार प्राप्त किया था। वहीं बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी अब जोर शोर से शुरू कर दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि बीजेपी आगामी चुनाव में एक बार फिर से जीत का परचम लहराएगी, जिस पर कांग्रेस ने अब कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। वहीं बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 70 सीटों में से 60 सीटों में जीत हासिल कर बहुमत से सरकार बनाएगी। जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता का 2017, 22, 2019, 2014 और 2024 लगातार भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से उत्तराखंड राज्य को अपना आशीर्वाद दिया है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जिस प्रकार से राज्य को उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, 24 घंटे लगातार राज्य के विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो ये तय है कि उत्तराखंड की जनता हमेशा विकास को प्राथमिकता देती है
और भारतीय जनता पार्टी भी विकास के नाम पर ही जनता के बीच चुनाव लड़ने जाती है। इसलिए मुझे उम्मीद है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने अगर लक्ष्य रखा है कि हम 60 पार 2027 में करने वाले, तो ये तय है कि उत्तराखंड की जनता हमको आशीर्वाद देगी। बात अगली खबर की, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपना 55वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर प्रदेश में कांग्रेस ने रक्तदान शिविर, शरबत वितरण और गोष्ठियों का आयोजन किया। देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित रक्तदान शिविर में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने जनता को शरबत बांटा और राहुल गांधी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। कार्यक्रम हैं, कहीं गोष्ठियाँ हो रही हैं, कहीं शरबत बांटा जा रहा है, कहीं अस्पतालों में फल बांटे जा रहे हैं। तो अपने अपने तरीके से कार्यकर्ता मना रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जो जगह अपनी बनाई है पिछले कुछ वर्षों में, वो एक आदर वाली जगह है। जिस आदमी ने हमेशा सही बोला, अब तो पत्रकार लोग भी बोलने लगे हैं कि नहीं, जो बोलते हैं सच बोलते हैं, सही बोलते हैं। और उनकी चाहे वो यात्रा रही हो, पदयात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा थी, चाहे उनका आज से 8 साल पहले ये बयान आना कि चाइना असली थ्रेट है, पाकिस्तान नहीं, चाहे भट्टा परसोल की घटना रही हो, चाहे जाति जनगणना रही हो, वो सारी बातें सही साबित हुई। वहीं उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है कि पार्टी इस बार पूरी तरह से एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। पहले टिकट बंटवारे को लेकर आंतरिक नाराजगी और नेताओं के दल बदलने जैसी घटनाएं सामने आती रही हैं। वहीं कांग्रेस के दावे पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने तंज कसते हुए कहा कि पार्टी की हालत 2027 में 2022 से भी बदतर हो जाएगी। कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और किसी भी पार्टी में किसी भी नेता को अपनी दावेदारी और चुनाव लड़ना उनका अंदरूनी मामला होता है। वो किसी को चुनाव लड़ाएं न लड़ाएं, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस पार्टी जो 2022 के चुनाव में जो जितनी सीटें उनकी मिली, उससे कई बुरे हाल उनके 2027 में होने वाले हैं। वहीं काशीपुर में कांग्रेस आईटी प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव और कुमाऊं संयोजक रवि पपने को बेल्ट से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ है। मामले में आईटीआई थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि रवि पपने भ्रष्टाचार उजागर करते हैं और इस हमले के पीछे वही नकाबपोश लोग हैं जिनके खिलाफ वो सोशल मीडिया पर बोलते रहे हैं। नौजवान हैं वहाँ हमारे, और वो कांग्रेस के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। वो काशीपुर इत्यादि से संबंधित जितने भी भ्रष्टाचार के मामले हैं या जो गलत चीज़ें हो रही हैं सरकार के माध्यम से, उनका खुलासा करते रहते हैं। परसों वो अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में कहीं पर बैठ के कुछ मैसेज करने लगे, तो अचानक से नकाबपोश कुछ लोगों ने उन पर हमला किया। और निश्चित ही ये उन लोगों का हाथ है जिन लोगों के विरुद्ध, जिनकी वो पोल खोलते रहते हैं, जिन लोगों के वो गलत कारनामों को सोशल मीडिया में डालते रहते हैं, निश्चित ही उन्हीं में से किसी का ये हाथ रहा है। और उनको बहुत बुरी तरीके से मारने की कोशिश की गई और उसके वीडियोस भी अब जारी हुए हैं। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।